दोस्तों, आज यूपीएससी का प्री पेपर आयोजित किया गया था, जिसका जनरल स्टडी का जो पहला पेपर था, इस वीडियो में उस पेपर के आंसर्स को डिस्कस करूँगा। इसमें जो पहला पेपर था जीएस का, उसमें ये सीरीज ए के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो पहला प्रश्न था, केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। आरबीआई का गवर्नर अपना पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कौन सा कथन इसमें से ठीक है। तो इसमें ये पहला कथन ठीक है, केंद्र सरकार करती है वित्त मंत्रालय के सलाह पर। दूसरा कथन ठीक नहीं है। तीसरा कथन ठीक है। तो ये 1-3 यानी कि इसका उत्तर होगा सी। दूसरा प्रश्न है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। नहीं। अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। ठीक है। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। ये भी ठीक है, अर्थात 2 और 3 यानी ऑप्शन इसका भी ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक मंदी के समय कौन सा कदम उठाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है? कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, ऐसा नहीं होता है। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, यस, ये ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार की मांग बढ़ सकती है। कब बढ़ सकती है? कोई वस्तु है, उसकी डिमांड मार्केट में कब बढ़ेगी? जब इसकी स्थानापन्न मीन्स सब्स्टिट्यूट की कीमत में वृद्धि हो गई। सब्स्टिट्यूट की कीमत बढ़ गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी वस्तु की, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट हो गया महंगा, तो वो वस्तु की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट महंगा है। वो तो महंगा नहीं है, तो इसलिए उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो पहला ठीक है। इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। पूरक मीन्स कॉम्प्लीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट बढ़ जाएगा तो डिमांड इसकी घटेगी। वस्तु घटिया किस्म की और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो रही है। जब आय में वृद्धि हो रही है तो घटिया वस्तु कौन खरीदेगा? बढ़िया खरीदेंगे, तो ये भी नहीं होगा। इसकी कीमत घटती है। कीमत घटेगी तो फिर ज़्यादा खरीदारी होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, अर्थात 1 और 4 किस्में ठीक है, ऑप्शन ए में। तो इसका विकल्प ए ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में कथनों पर विचार की। इसमें भी वही 3 कथन दिए हैं, बताना है हमको कौन सा कथन ठीक है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। नहीं, राज्य सरकार नहीं करती है। वे इक्विटी शेयर और अधिमांश शेयर जारी कर सकते हैं। ठीक है। उन्हें वर्ष 66 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया जाता है। ये भी ठीक है। तो इसका कथन 2 और 3 यानी बी ऑप्शन इसका ठीक है। 6 क्वेश्चन में, भारतीय सरकारी बांड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से भी होते हैं, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर से भी होते हैं, अर्थात 1, 2, 3 डी में ठीक है। इसका उत्तर डी ठीक है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें विदेश ये दिया है जो एफडीआई है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में इसमें विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड ये शामिल नहीं होते हैं। कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश यस होते हैं। वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियाँ नहीं, ये भी नहीं है। अनिवासी विदेशी जमा ये कुछ शर्तों के साथ शामिल हो सकते हैं। तो ये 2 और 4 यानी इसका उत्तर सी ठीक है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। तो इसमें एक तो ठीक है, विदेशी मूल्य को बढ़ाता नहीं है, वो घटाता है, तो ये भी गलत है। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है नहीं, तो इसका खाली 1 वाला यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। 9वां प्रश्न है, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो चारों में से
इसमें ये जो चौथा विकल्प है, कर अववंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि काले धन की वजह से राजकोष में हानि होती है। कर अववंचन मतलब कर टैक्स जमा नहीं होता है, काला धन वह धन होता है जिस पर कि टैक्स जमा नहीं किया जाता है, तो यही सबसे बड़ी चिंता का कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? सार्वजनिक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंक से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो इसमें इसका विकल्प होगा डी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? इसमें जो मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि की वजह से होती है, इसका सही उत्तर सी होगा। 12वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? इसमें 5 कारण दिए हुए हैं। इसमें से हमें छांटना है कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है। विस्तारकारी नीतियाँ, ठीक है। राजकोषीय प्रोत्साहन, यह भी है। मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस नहीं, ये नहीं है। उच्च क्रय शक्ति, यस ये भी है। बढ़ती ब्याज दर, ये भी नहीं है। तो 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन ए ठीक है इसका। 13वां प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ये 3 कथन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही उत्तर है, इसके विकल्प ये जो कथन है 1 और 2 ठीक है, 3 ठीक नहीं है, तो अर्थात इसका विकल्प बी ठीक है, 1 और 2। 14वां प्रश्न है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी ये 3 कथन दिए हुए हैं। इसमें पहला कथन इसका ये ठीक है, दूसरा कथन इसमें ठीक नहीं है, तीसरा कथन ठीक है, तो अर्थात इसका 1, 3 यानी विकल्प सी ठीक है। 15वां प्रश्न, भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः क्या सम्मिलित है? इसमें इसका जो सही पहला वाला कथन गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा ठीक है, अर्थात 2 और 3 यानी विकल्प सी इसका ठीक है। 16वें प्रश्न में निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है ये, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग के लिए यूज़ होता है। ये इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र प्रगलन यानी कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें चिंता का क्या कारण है? पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को निर्मित कर सकते हैं। कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के लीचिंग का कारण बन सकता है। SO2 को प्रदूषक के रूप में निर्मित कर सकते हैं। ये सब तीनों ही ठीक हैं, अर्थात 1, 2, 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी ये रिफाइनरी का प्रोडक्ट है, ऊर्जा के लिए इसका यूज़ करते हैं, गंधक का उत्सर्जन होता है, ये तीनों ही ठीक है, अर्थात इसका भी विकल्प डी ठीक है। 19 क्वेश्चन में ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रग्रहित कार्बन, ऑप्शन ए ठीक है। 20वें का, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन स्तर पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसमें फर्न का नहीं है, लाइकेन का है, मॉस भी है, मशरूम का नहीं है, तो इसमें इसका सही विकल्प 2 और 3 अर्थात ऑप्शन सी ठीक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो ये लेमन घास है, सी इसका ठीक होगा। अगला है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ये 4 प्रकार दिए हैं, तो इसमें कह रहा है कि कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं के प्राथमिक उत्पादक हैं? तो इसमें जो प्राथमिक उत्पादक हैं साइनोबैक्टीरिया हैं और डाइटम हैं, 1 और 4 वाले नहीं है, तो 2, 3 यानी ऑप्शन बी ठीक है। 23वें प्रश्न में निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। ये 3 प्राणी दिए हुए हैं, तो कौन जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुवेद अंगों की रक्षा करते हैं? तो इसमें इसका विकल्प डी ठीक होगा, 1 और 3। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, वनों पर निवार घोषणा
न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में इसमें ये 5 कथन दिए हैं, हमको ये बताना है इसमें से कौन सा कथन ठीक है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार समर्थन किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया था, ये भी ठीक है। ये वैध रूप में बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, ये बाध्यकारी अभी नहीं है। सरकारों, बड़ी कंपनियों, देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है, ठीक है। भारत इसके आरंभ के समय में हस्ताक्षरकर्ताओं में से था नहीं, तो इसका 1, 2, 4 यानी कि विकल्प ए ठीक है। 25वां प्रश्न है, न्यूरोडिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में किनसे उत्पन्न होते हैं। तो इसमें 5 ये दिए हैं घटनाएं जिससे कि ये प्रदूषक उत्पन्न होता है या नहीं, ये हमें बताना है। मोटर गाड़ी के ब्रेक से होता है, मोटर गाड़ी के इंजन से भी होता है, घरों में प्रयोग किए जाने वाले माइक्रोवेव स्टोव्स इससे भी होता है, ये आधुनिक रिसर्च में पाया गया है। बिजली संयंत्रों से तो होता ही है, टेलीफोन लाइनों से भी होता है, तो सभी से होता है। इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है। तो इसका सही उत्तर है सी, सीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। सल्फर चक्र है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी डेट्राटिवोर हैं। तो इसका हमें 5 में से छांटना है कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। केंचुआ है, जेलीफिश नहीं है, मिलीपॉड भी है, सी हॉर्स नहीं है, वुडलाइट है। अर्थात 1, 3, 5 यानी ऑप्शन सी ठीक है। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किसके लिए विकसित किया गया है। कॉमन कार्बन मैट्रिक को संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए किया गया है। इसका उत्तर ए है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। इसमें नाइडेरिया, कवक, फंजाई, आदि जंतु, प्रोटोजुआ, ये तीनों ही हैं। इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में ये 4 कथन दिए हुए हैं, इस पर विचार करना है। तो इसमें कौन से कथन सही हैं ये हमको देखना है। तो इसमें जो पहला कथन है, ये वृत्ताकार मंदिर है, ठीक है। एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं, और भी है वृत्ताकार मंदिर। वैष्णव पूजा नहीं, ये गलत है, ये ठीक है। तो अर्थात 1, 4 यानी कि ऑप्शन इसका सी ठीक है। अगले प्रश्न में है, कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन जल संचय प्रणाली के लिए बांधों श्रृंखला का निर्माण किया गया था जलाशयों में नहर के माध्यम से। धौलावीरा है, ये हाल ही में भी इसे यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। 33 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। तो भरूच में था, चिकाकोल में नहीं था, तिरुचिरापल्ली में भी नहीं था। तो इसका सही उत्तर ए है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। इसमें ये 6 दिए हुए हैं, इनका शासन था या नहीं था ये हमको छांटना है। तो इसमें मगध के गुप्त थे, मालवा के परमार नहीं थे, थानेश्वर के पुष्यभूत ठीक है, कन्नौज के मौखरी ये भी थे, देवगिर के यादव नहीं, वल्लभी के मैत्र हैं। तो 1, 3, 4 एंड 6 ऑप्शन बी ठीक है इसका। 35वां प्रश्न है, पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं। तो कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी सभी में निपुण थीं। इसका उत्तर डी। 36वां प्रश्न, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 3 कथन दिए हैं। पिंगली वेंकैया ने वहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया नो। पट्टाभी सीतार मैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह क्वेश्चन यह विकल्प ठीक है। तो 36 का सी। 37 पे आ जाए। इसमें ऐतिहासिक स्थान दिया है और क्यों प्रसिद्ध है ये दिया है। तो इसमें
कौन सा मतलब सुमेलित है, ये हमें बताना है। बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर, नहीं ये नहीं, तो गर्त आवास की वजह से प्रसिद्ध है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ठीक है। गणेश्वर ताम्र कलाकृति, ये भी ठीक है। तो 2-3 यानी डी ठीक है। 38वां प्रश्न है, ये 3 कथन दिए हुए हैं, कौन से कथन ठीक हैं ये हमें देखना है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगौड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक आया था, यस ये ठीक है, आया था। MBT के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया था, नहीं ये गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को दा गामा, नहीं ये उस समय नहीं आते, तो 1498 में आया था। तो इसका सही उत्तर है ओनली 1 यानी ए। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से थे, ठीक है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। थर्ड भी ठीक है। ये सेकंड वाला कुछ डाउटफुल है, तो इसका 1 और 3 यानी ऑप्शन सी ठीक है। 40 प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। इसमें ये 3 कथन दिए हुए हैं। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी, दायभाग निम्न जाति की, नहीं ऐसा नहीं था। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, दायभाग में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर, यह ठीक है। मिताक्षरा पुरुष संपत्ति, दायभाग पुरुष महिला दोनों, नहीं ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन इसका ठीक होगा बी, केवल 2। 41वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भौभूत हस्त मल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। ये नाटककार थे तीनों ही, तो ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। 42वां, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, नहीं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ये ठीक है। तो केवल 2 अर्थात इसका सही विकल्प वी है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें उस दिन भारत छोड़ो आंदोलन को अंगीकार किया गया था, ये ठीक है। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है। महात्मा गांधी है ये, इसका सही विकल्प सी होगा। प्रश्न नंबर 45, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में, आरोही मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, तो परगना सरकार सूबा, ये ठीक है। सरकार, परगना, सरकार और सूबा, ए। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल नाम से संबद्ध थी, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका सही उत्तर होगा। 47वां प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों ये क्यों याद किए जाते हैं। ये आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी थे। 48, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। हैदराबाद से आरकोट की निजामत का, ये ठीक है। ए, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर का उदय हुआ, यह भी ठीक है। रुहेलखंड का गठन, नहीं ये गलत है, तो 1-2 यानी ऑप्शन ए ठीक है। 49 का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अजंता गुफाएं बाघोरा नदी घाटी में है, ठीक है। सांची स्तूप चंबल घाटी में स्थित है, नहीं। बाकी तो गलत होंगे, जब ऑप्शन ए ठीक है तो 49 का। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग की गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो 21 फरवरी को तो मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था, ये बात ठीक है, लेकिन ये यूनिसेफ के द्वारा नहीं किया गया था, ये यूनेस्को के द्वारा किया गया था, तो विकल्प ए गलत। पाकिस्तान की संविधान सभा में, अच्छा ये 1952 में चूँकि ऐसा हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था, तो 1952 में जो अभी आधुनिक बांग्लादेश है उस समय पाकिस्तानी था।
पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बनाया, तो ये ठीक है। तो केवल 2 अर्थात विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह से भिन्न है। इसमें ये 4 कथन दिए हुए हैं, तो इसमें पहला कथन ये सही है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन गलत है, चौथा सही है, अर्थात 1, 2, 4 यानी ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट है, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाया जाता है, इसका यूज़ कॉस्मेटिक्स में भी बनाने में किया जाता है, बायोडीजल में भी किया जा सकता है। तो तीनों ही कथन इसके ठीक है, अर्थात 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी ठीक होगा इसका। 53, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सीधे सिंधु नदी से ही मिलती है। तो ये सतलुज नदी मिलती है, ऑप्शन डी। 54 में है, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम हैं। ये साल्ट लेक्स हैं, ये लवण झील, ऑप्शन इसका डी ठीक होगा। 55 में ये 4 नदियां हैं, ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा और वंशधारा। इसमें हमको ये बताना है पूर्वी घाट से कौन सी निकलती हैं। तो ब्राह्मणी तो पूर्वी घाट से नहीं निकलती है, नागावली निकलती है, सुवर्ण रेखा भी निकलती है, सुवर्ण रेखा नहीं निकलती, वंशधारा निकलती है। तो अर्थात 2, 4 यानी कि ऑप्शन इसका बी ठीक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। इसमें ये जो पहला कथन दिया है, वैश्विक सागर आयोग अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्थितीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है, नहीं, ये तो नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया, ठीक है। दुर्लभ मृदा खनिज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अध स्थल पर उपलब्ध है, ये भी ठीक है। तो अर्थात 2 और 3 यानी विकल्प इसका बी ठीक होगा। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल क्षय लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। तो इसमें गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा और अरहर, इसमें 4, इसका सही उत्तर है गन्ना, अर्थात ए। 58वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, ठीक है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है, ये ठीक नहीं है, अर्थात ऑप्शन ए ठीक है। 59, इसमें भी ये 3 कथन दिए हुए हैं, तो इसमें तीनों ही कथन ठीक हैं, अर्थात इसका सही विकल्प डी है। प्रश्न नंबर 60, इसमें दिया है, लीफ लिटर किसी अन्य वायोम की तुलना में तेज़ी से विकसित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती रहती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण द्वारा या एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक प्रतिस्थ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है। ये जो विवरण दिया है हमको ये बताना है ये कौन से प्रकार के वन हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसका ये बारे में कह रहा है, तो अर्थात 60 का डी सही है। अगला प्रश्न दिया है, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एकाधिक कुछ परिस्थितियों में संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से कौन सी होती हैं। इसमें ये 5 परिस्थितियाँ दी हुई हैं, बिलकारी, प्राइमरी और दीमक, अग्नि, चरने वाले, तृणभक्षी प्राणी, मौसमी वर्षा और मृदा के गुण। तो इसमें से हमको सही उत्तर छांटना है कौन से सही हैं। तो पहला सही नहीं है, दूसरा ठीक है, यह भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, ये नहीं है, तो अर्थात 2, 3 एंड 4 यानी विकल्प सी ठीक है। 65वां प्रश्न, इसमें पृथ्वी के पर जल के संदर्भ में 2 कथन दिए। नदी झील में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। दूसरा है ध्रुवीय हिमच्छद में हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो जितने जो ग्लेशियर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जल है, तो अर्थात इसका विकल्प बी ठीक होगा, केवल 2। 63 में मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। इसमें सही कथन हमें छांटना है, तो ठीक है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का नहीं, लघु वनोत्पाद में संग्रहित की जाती है भारत में, ठीक है। इमली मोरिंगा के बीज निर्यात करता है, ठीक है। जैव ईंधन में नहीं किया जाता है, तो अर्थात
1, 3 एंड 4, यानी विकल्प इसका सी ठीक है 63 का। 64 में भारत में काली कपास की मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है? तो ये इसका सही उत्तर है 64 का फिशर ज्वालामुखी चट्टान के द्वारा हुआ है, बी ठीक है इसका। 65वां प्रश्न है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में ये दो कथन दिए हुए हैं, तो इसमें कौन से कथन ठीक है हमको ये बताना है। पहला है इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जीवाणु विषाणुओं का प्रयोग रोग वाहक के रूप में किया गया है, नहीं ऐसा नहीं है, तो अर्थात विकल्प ए ठीक होगा, क्योंकि इसमें केवल एक कथन ही ठीक है। अगला प्रश्न है 66 आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में ये दो कथन दिए हैं, इसमें हमें कौन से कथन सही है ये हमको बताना है। तो इसमें कथन एक गलत है, कथन 2 ठीक है, अर्थात विकल्प बी इसका सही है। 67 का बालगार्ड 1 और बालगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उद्देश्य किसके संबंध में किया जाता है? इसमें इसका आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास, विकल्प बी ठीक है। 68 किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः किन पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ज्वाला के तापमान पर ही निर्भर करता है, ढक्कन के भार पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेशर जिस पर से डेवलप होता है, जिस पर वो निर्भर करता है, वो ये तीनों ही कथन इसके लिए ठीक है तीनों। तो इसमें सही उत्तर 1, 2, 3 अर्थात विकल्प डी सही है। 69 में ये जीवाणु, कवक और विषाणु दिए हुए हैं, तो इनको दिया है कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, तीनों ही को किया जा सकता है, अर्थात इसका विकल्प डी ठीक है। 70वां निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, इसमें भी दो कथन दिए हुए हैं, तो बताना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो पहला जो कथन दिया है एडिनो वायरसों में से एकल तंतु डीएनए संजीन होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में तंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, नहीं ये गलत है। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि ये ठीक है, अर्थात विकल्प बी ठीक है इसका। प्रश्न नंबर 71 जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों का घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति डायपोलर है, ऊष्मा का सुचालक है, विशिष्ट ऊष्मा का मान ऊंचा होता है, हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। इसमें विकल्प ए ठीक है, ये डायपोलर होता है। 72 सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम लैंप एलईडी लैंप से किस तरह से भिन्न होते हैं? इसमें ये 3 कथन दिए हुए हैं, तो पहला कथन इसमें है सोडियम बत्तियों को प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है, एलईडी में ऐसा नहीं होता, ये ठीक है। सड़क बत्ती की तुलना के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम की उपयोगिता अधिक होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सोडियम के दृश्य का स्पेक्ट्रम एक वर्णी होता है, एलईडी प्रकाश में अधिक वर्ण, ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है, तो अर्थात 1 और 3 यानी कि विकल्प सी इसका ठीक होगा 72 का। 73 ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ACE मीन्स एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है ये एक तरह का, तो ये वायरस विषाणु जनित रोगों के प्रसार में इसका यूज़ किया जाता है। 74 बिस्फेनॉल ए PPA जो चिंता का कारण है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो यह है इसका सही उत्तर है पॉलीकार्बोनेट, अर्थात विकल्प बी। 75वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की संभावना है जिनके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? इसका सही उत्तर है प्रसाधन सामग्री, अर्थात विकल्प डी। अगला प्रश्न है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है? इसमें देखिए 4 कारण इसमें दिए हैं। तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश की गति सदैव समान होती है, ये ठीक है, लाइट की जो स्पीड है वो सेम होती है। 77 में हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, परंतु अपना मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? इसमें ये 2 दिए हुए हैं कथन, तो इसमें कौन सा सही है हमें ये बताना है। इसमें कथन
एक ठीक है, कथन 2 गलत है, अर्थात इसका विकल्प ए ठीक होगा। 78वां प्रश्न है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, तो इसमें भी वही हमको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें कथन 1 गलत है और कथन 2 ठीक है, अर्थात इसका विकल्प वी ठीक होगा। 79 में निम्नलिखित भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, तो ये अनुच्छेद 21 का है, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, कौन से कथन ठीक हैं ये हमको बताना है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने को रोकता है। ऐसा नहीं है, 3 नहीं 2 से तो लड़ सकते हैं, 3 से कुछ नहीं लड़ सकते, तो ये 1 गलत है। 91 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। नहीं, देवीलाल जी ने 3 जगह से नहीं लड़ा था चुनाव, केवल 1 जगह से लड़ा था, रोहतक से, और वहाँ से चुनाव हार गए थे। बाद में राज्यसभा से चुनकर उन्हें लाया गया था। थर्ड है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा में कोई निर्वाचन क्षेत्र तो उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन था, इसमें हमने बताया कि ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशी को एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। कानून नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा होता नहीं है, लेकिन कानून नहीं है, तो अर्थात ये कथन ठीक है। 91 में देवीलाल, ये गलत है, और ये जो थर्ड में दिया हुआ है ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसका सही उत्तर ए है। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है, इस संबंध में यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश में की गई प्रतिबद्धताओं का मॉनिटर करता है, ये कथन सही है। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता को अधिकार देता है, यह भी ठीक है। शहर का अधिकार का आशय है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी, ये ठीक नहीं है, तो अर्थात 1, 2 यानी विकल्प इसका सी ठीक है। 82 में इसमें ये 2 कथन सही दिए हैं। तो इसमें पहला कथन, न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त को संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में, ये गलत है। दूसरे में, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते, ये ठीक है, तो अर्थात विकल्प बी ठीक है इसका। 83 में, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ये 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, अर्थात इसका सही विकल्प बी है। 84 में इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। 85 इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14, अर्थात विकल्प ए। 86 का सही उत्तर विकल्प बी है, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। 87 प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। 88 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। इसमें 1 और 2 ये दोनों कथन है, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में भारत के संदर्भ में ये कथन दिए हुए हैं 3, कौन कौन से कथन सही हैं इसे हमें बताना है। तो इसमें केवल कथन 1 ठीक है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी ठीक नहीं है, वंचित किया जा सकता है, तो अर्थात इसका उत्तर ए है, सही विकल्प ए। 90, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। 1, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं, निर्वाचित सरकार नहीं, शक्तियों का पृथक्करण, अर्थात इसका सही विकल्प डी है। प्रश्न नंबर 91, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है।
समता का अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र अधिकार, कल्याण की अवधारणा। इसका विकल्प बी ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 92 भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत का संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था, फिर 1944 में संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया, 300 में पहुंचा दिया गया। तो एक ये लीगल राइट है, विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। विकल्प भी ठीक है। 93 में दिया है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोक। तो इसमें विकल्प इसका भी ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें समाजवादी और ये पंथ निरपेक्ष ये शब्द बढ़ाए गए थे लोकतंत्र, तो तब ये जो है बना था बाद में। तो पहले मूल रूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ही था, तो इसका सही विकल्प होगा बी। 94 संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, अर्थात इसका सही विकल्प डी है। 95 पे भारत के संदर्भ में हल्वी, हो और कोई पद किससे संबंधित है? ये जनजातीय भाषाएं हैं ये। 96 भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो 3 कथन दिए हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं, ठीक है। 54 में प्रारंभ किए गए थे, केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी विशेष वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, अर्थात इसके विकल्प तीनों ही ठीक हैं। प्रश्न 97 में 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, अर्थात इसका सही उत्तर है विकल्प डी। 98 में है वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में ये 3 कथन दिए हैं, कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। इसमें पहला कथन ठीक है, टाइगर वुड्स फार्मूला 1, ये गलत है। रोजर फेडरर ठीक है, ये 1 और 3 अर्थात विकल्प सी। 99 का है 32 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया है। इसमें ये 4 नए खेल जो थे, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल, 5 नए खेल शामिल किए गए थे, तो 2 ठीक है, 1 गलत है, अर्थात विकल्प बी ठीक होगा। और जो 100वां प्रश्न है लास्ट, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह है, अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। कितने मैच जीते हैं? न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था, उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच खेले। देखिए जो टेस्ट सीरीज़ थी, वर्ल्ड टेस्ट सीरीज, उसके फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड ने फाइनल में पहुँचे थे और न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। तो फाइनल में किस आधार पर पहुंचा था? तो अधिक इसमें जो क्राइटेरिया था वो था अंकों का आधार था। तो इसमें संख्या, मैच जीते गए मैचों की संख्या दिया हुआ, तो ये गलत है और ये दूसरा भी गलत है। तो ये ना तो 1 ठीक है ना 2 ठीक है, अर्थात इसका विकल्प डी ठीक है। तो साथियों यह इस पेपर का संपूर्ण हल है। हो सकता है इसमें से 1-2 उत्तर ठीक ना हो, वो वह तो जब यूपीएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी तब पता लगेगा कि इसमें से कितने प्रश्न ठीक हैं। फिर भी इसमें से 1-2 प्रश्न डाउटफुल हैं, बाकी अधिकांशतः ठीक ही हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का जो पेपर था ना तो बहुत ज़्यादा कठिन था ना बहुत ज़्यादा सरल था, अर्थात इसको मीडियम रेंज का मान सकते हैं। तो मीडियम रेंज में जो कट ऑफ जाने का जहाँ तक सवाल है, तो आप यदि 100 अंकों तक हैं, अर्थात आपके 50 प्रश्न ठीक हैं, तो आप जो है प्री परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।